पिछले दिनों औरंगजेब की ट्रोलिंग के बाद जिस मुगल बादशाह पर अब नजर टेढ़ी हुई है वो है बाबर, और जिनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश हुई है वो है खुद महाराणा प्रताप के दादाजी राणा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है और अक्सर राणा सांगा पर आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने ही बाबर को भारत बुलाया था। माना जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाकर भारत को मुगलों का गुलाम बना दिया था। हाल ही में ऐसी कंट्रोवर्सी भी हुई है जब कुछ लीडर्स ने उन्हें गद्दार कहा है। गद्दार कहने की वजह भी एक ही थी, बाबर को भारत पर हमले का निमंत्रण देना। इस बात को लेकर खूब बवाल मचा क्योंकि दोनों ओर के लोग एक दूसरे पर लगातार कीचड़ उछाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राणा सांगा ने सचमुच बाबर को भारत में बुलाया था? यह बात हमें पता कहां से चलती है? हमें इसमें सच्चाई क्या है? वो कौन सी बात है जो कुछ लाइनों के आगे हमेशा दबा दी जाती है और आपको सच तक पहुंचने नहीं दिया जाता? क्या सचमुच राणा सांगा को बाबर जैसे किसी लड़ाके की जरूरत थी? और अगर बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था तो वे दोनों आपस में लड़े क्यों? राणा सांगा क्या सचमुच राजपूतों के लिए एक शूरवीर थे या फिर वे एक गद्दार थे? आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको बता दें कि ये जिस तरीके से औरंगजेब से लेकर बाबर और बाबर से अब राणा सांगा पर पहुंची है, तो दोस्तों मैं मुकेश कुमार और इस विवाद को जड़ से निचोड़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे औरंगजेब को लेकर एक विवाद है कि वो एक कट्टर बादशाह था जिसने हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए, वैसे ही महाराणा सांगा के ऊपर बहुत समय से आरोप लगता रहा है कि उन्होंने भारत में बाबर को बुलाया था। इस बात को खुद बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखी है। यह वो किताब है जिसमें बाबर ने राणा सांगा की तारीफ भी की है और एक घटना का जिक्र भी किया है, जिसमें वो बताते हैं कि जब वो काबुल में थे तब राणा सांगा ने एक दूत के हाथों चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में जो लिखा है वो है बाबरनामा के इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैंने उठाया है। चिट्ठी के बारे में बाबर लिखते हैं कि यदि माननीय बादशाह उस तरफ से दिल्ली के पास आए तो मैं इस तरफ से आगरा की ओर बढ़ूंगा। इसी जिक्र के आधार पर कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। इसके बाद अकबरनामा, फरिश्ता की तारीख, फरिश्ता और निजामुद्दीन अहमद की तारीख, अकबरी जैसे कई किताबों में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन क्या बाबर इन सभी इतिहासकारों ने जो लिखा है वो एकदम सच लिखा होगा या फिर कहानी कुछ और है जो दावे के नीचे दब जाती है? तो इस बात को समझने के लिए हमें कहानी को शुरू से सुनना होगा क्योंकि जो वीडियो है ये आपकी आंखें खोल देगा और आपको इतिहास में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ ले जाएगा। देखिए, साल 1482 में राणा सांगा पैदा हुए थे। वो राणा रायमल के तीसरे बेटे थे जिनके जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे आगे चलकर सिसोदिया राजपूतों का नेतृत्व करेंगे। फिर आगे चलकर यही हुआ भी। साल 1509 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली, लेकिन उन्होंने सिर्फ गद्दी को संभाला नहीं बल्कि अपनी मिलिट्री ब्रिलियंस के दम पर उन्होंने मेवाड़ का मान बहुत ऊंचा कर दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कहानी अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो आपको भरोसा ही नहीं होगा। राणा सांगा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सोच कर देखिए, उन्होंने राजपूतों को एक करने के लिए 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। इन 100 लड़ाइयों ने उनके शरीर पर 10, 20, 50 नहीं बल्कि 80 घाव किए। एक ऐसा राजा जिसका एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं और तो और एक आंख भी नहीं, लेकिन जंग लड़ने की जिद ऐसी कि बड़े बड़े सूरवीर उसके सामने पानी भरने लगते थे। राजपूतों का इतिहास लिखने वाले जेम्स टॉड ने राणा सांगा को राजपूतों की आखिरी उम्मीद बताया था। खुद बाबर लिखते हैं कि राजा विक्रमादित्य के बाद राणा सांगा भारत के सबसे बहादुर राजा थे। उनके नेतृत्व में मेवाड़ राजपुताना का सबसे ताकतवर राज बना। इसीलिए जब बाबर ऐसा दावा करते हैं कि भारत में राणा सांगा ने उनको बुलाया था तो फिर डाउट होता है कि, और इस डाउट को इतिहासकार क्लियर भी करते हैं कि अब देखिए, इस घटना के दो वर्जन मिलते हैं। बाबर ने अपनी डायरी यानी बाबरनामा में इस बात को लिखा है कि उसके पास राणा सांगा के दूत आए थे। उन्होंने कहा था कि वे इब्राहिम लोदी यानी उस साइड से हमला करे और दिल्ली पर और आगरा की तरफ से हमला खुद राणा सांगा करेंगे। यह बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, लेकिन राणा सांगा ने धोखा दिया और बाबर की मदद नहीं की। यही वजह है कि बाद में दोनों के बीच में जंग भी हुई। इस जंग को खानवा की लड़ाई कहते हैं। इससे पहले 1527 में बयाना की लड़ाई में बाबर
की करारी हार भी हुई थी, लेकिन 1528 में खानवा की जंग में राणा सांगा हार गए। खैर, दूसरा वर्जन जो है वो जीएन शर्मा की किताब मेवाड़ और मुगल सम्राट में मिलता है। जीएन शर्मा यानी गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि राणा सांगा ने कोई दूत नहीं भेजा, बल्कि खुद बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी। जी हां दोस्तों, और आप यह भी समझ लीजिए कि जीएन शर्मा मेवाड़ के बड़े इतिहासकार रहे हैं उस समय के। उनकी किताब मेवाड़ और मुगल सम्राट काफी अच्छी किताब मानी जाती है। इस किताब में जीएन शर्मा राजपूत वर्जन बताते हैं, जो कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। यह सोर्स राणा के डेली बुलेटिन पर बेस्ड है। यह बुलेटिन हर दिन के आखिर में लिखा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आप एक लिस्ट बनाओ कि आज आपने क्या क्या काम किए हैं। उस तरह से यह बुलेटिन बनाने का काम मेवाड़ राजघराने के पुरोहित के पास था। इसी बुलेटिन से पता चलता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए संपर्क किया था। इसमें बाबर ने कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे बाबर ने लिखा था कि उस तरफ से वो दिल्ली पर चढ़ाई करेगा, जबकि राणा को आगरा शहर की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से हमला होने पर इब्राहिम या तो सरेंडर कर दे या फिर भाग जाए। इसीलिए सिलाहदी, जो कि राजा सिलादित्य का नाम था, उनकी सलाह पर राणा ने बाबर के दूत के साथ एक पत्र भिजवाया और इस पत्र के पाने के बाद बाबर हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। जब जाहिर है कि ये दोनों वर्जन इतिहास में मिलते हैं, एक वो जो हाल ही में जो सांसद जी ने दिया है राणा सांगा को जो गद्दार बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनसे नाराज बैठे लोग जो राणा सांगा को देशभक्त बता रहे हैं। अब इतना तो तय है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में समझौता तो हुआ था, और यह बात सिर्फ बाबरनामा से नहीं बल्कि हसन खान मेवाती साथियों से भी मिलती है, जिन्होंने खानवा में लड़ाई लड़ी थी बाबर के खिलाफ। इसी समझौते के आधार पर बाबर और राणा सांगा दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाते हैं। बाबर, जैसा कि बाबरनामा में लिखते हैं कि राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में मदद नहीं की, तो वहीं राणा सांगा का आरोप रहता है कि बाबर ने कालपी, बयाना और धौलपुर पर कब्जा ना करने की बात कही थी, फिर भी उसने उन जगहों पर कब्जा किया। इस तरह से उसने, यानी कि बाबर ने समझौते को माना नहीं बल्कि उसका उल्लंघन किया। तो इन बातों से पता चलता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच समझौता तो हुआ था। हालांकि इन दोनों में से किसने किसको पहले बुलाया था यह ठीक से पता नहीं चलता है, इसलिए हमें कुछ दूसरी बातों को भी ध्यान रखना होगा, जिससे आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, यानी कि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर उस समय क्या हुआ होगा। तो हम चलते हैं एक सवाल की तरफ। सवाल यह है कि बाबर को राणा सांगा की जरूरत थी? जवाब है हाँ, जरूरत थी। जीएन शर्मा तर्क देते हैं कि बाबर की फौज इब्राहिम लोदी की फौज के सामने कमजोर थी। उसकी फौज के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अकेले इब्राहिम लोदी से लड़ पाता। इसी कारण बाबर को राणा की मदद की जरूरत थी, ना कि राणा सांगा को बाबर का साथ चाहिए था। बाबर तो खुद भटक रहा था, क्योंकि उसे उज्बेकों ने सत्ता से बेदखल कर दिया था और उसे अपने घर यानी फरगना और समरकंद को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर के सामने दो मुख्य बड़े खतरे थे, पहला अफगान और दूसरा खुद राणा सांगा। बाबर को डर था कि कहीं अफगान और राजपूत एक साथ ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाबर के लिए दिल्ली पर अधिकार जमाए रखना मुश्किल हो जाता। इसी कारण बाबर को अफगान राजपूत गठबंधन से डर लग रहा था। इसी के चलते उसने राणा सांगा से मदद मांगी थी या समझौता किया था। जो भी हो, और आगे जाकर हुआ भी यही जिसका डर बाबर को था। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा अकेले नहीं लड़े थे दोस्तों, बल्कि उनके साथ खुद इब्राहिम लोदी का बेटा महमूद लोदी भी लड़ा था। इसी गठबंधन का डर बाबर को था, जो बाद में सच भी साबित हुआ। अब यह तो स्पष्ट हो गया है कि बाबर को राणा सांगा की बहुत जरूरत थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या राणा सांगा को बाबर की जरूरत थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको राणा सांगा की ताकत के बारे में जानना होगा। आपने शासन काल में राणा सांगा ने राजपूतों को एक करने का काम किया और एक तरफ से उन्होंने राजपूत संघ बनाया। उनका मुख्य दुश्मन था इब्राहिम लोदी, जो आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ था। दोनों ही शासक अपनी अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे, इसी कारण दोनों के बीच युद्ध भी हुए थे। साल 1517 में खतौली के युद्ध में लोदी को बुरी तरह से हार मिली राणा सांगा से। फिर 1518 में धौलपुर में फिर से लोदी बुरी तरह से हार गया। ये दोनों युद्ध चित्तौड़ से करीब 450 किलोमीटर दूर लड़े गए थे। राणा सांगा ने लोदी को उसके घर के पास जाकर हराया था। खुद बाबरनामा में बाबर ने इन दोनों युद्धों में राणा सांगा की जीत की बात लिखी है। इसी कारण बाबर को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि पंजाब क्षेत्र के आलम खान लोदी से ज्यादा काम के राणा सांगा थे। अब दोस्तों, इन लड़ाइयों के चलते राजपूतों के बीच राणा का कद काफी बढ़ गया। जाहिर है कि राणा सांगा को 2 बार
हराए गए शासक के लिए बाबर जैसे किसी लड़ाके की जरूरत नहीं थी, लेकिन वहीं अगर बाबर के साथ कोई राणा सांगा जैसा इतना ताकतवर शासक खड़ा हो जाए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इब्राहिम लोदी का क्या होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फिलहाल तो बाबर की जरूरत राणा सांगा को नहीं थी। तीसरी बात यह आती है कि संग्राम सिंह ने बाबर को सहायता का आश्वासन अगर दिया भी था तो बाबर की किसी स्थापित सरकार के विरुद्ध उन्होंने यह काम नहीं किया था, क्योंकि उस समय भारत में लोदी वंश का शासन था जिसका क्षेत्र खुद संग्राम सिंह के राज्य से भी छोटा था। एक तरह से शासन भले ही दिल्ली से चल रहा था लेकिन वो अखिल भारतीय नहीं था, बल्कि एक क्षेत्रीय शासन जैसा ही राज्य था। इसी कारण एक क्षेत्रीय राज्य के खिलाफ किसी व्यक्ति से गठबंधन करने को सीधे तौर पर गद्दारी का नाम दिया जा सकता था। और दोस्तों ये मध्य काल की पृष्ठभूमि थी जहां युद्ध राजनीतिक तौर पर अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए या फिर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लड़े जाते थे। अब दोस्तों सांगा भी चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में बाबर उन इलाकों पर कब्जा कर ले और वहीं तक सीमित रहे ताकि नॉर्थ इंडिया को जीतने की उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए और खुद संग्राम सिंह या राणा सिंह के इलाके में वो उस इलाके में सुरक्षित रहे। तो राणा सांगा यहां अपना हित देख रहे थे ताकि नॉर्थ इंडिया को जीतने की उसकी इच्छा थी वो पूरी हो जाए और खुद संग्राम सिंह या राणा सिंह के इलाके भी सुरक्षित रहें। तो राणा सांगा यहां अपना हित देख रहे थे जो कि सही भी था, क्योंकि उस समय धर्म से ज्यादा प्रभावशाली चीजें राजनीति हित थी और हर शासक चाहता था कि उसका राजनीतिक हित और उसका साम्राज्य बड़ा हो। तो ऐसे में संग्राम सिंह भी कहीं गलत नहीं थे। लेकिन दोस्तों बाबर और राणा सांगा दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों को साम्राज्य विस्तार की ललक थी, इसीलिए एक ही क्षेत्र में दोनों का शासन करना संभव नहीं था। राणा सांगा जो सोच रहे थे कि बाबर नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से पर कब्जा करके बैठेगा और मैं राजपुताना को संभाल लूंगा, वो संभव नहीं था। ये दोनों ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर एक दूसरे के बगल में रहते हुए शांति से शासन नहीं कर सकते थे। फिर आगे जाकर यही हुआ दोस्तों, दोनों ही शासकों ने एक दूसरे पर समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसके चलते 1528 में खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई और खानवा के युद्ध में दोनों सेनाएं बराबर थी, लेकिन फिर भी राणा की सेना में शामिल राजा शिलादित्य, जिन्हें सिलहदी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने राणा सांगा को सलाह दी थोड़ी देर पहले जिनकी मैंने बात बताई थी, वो अपनी 30,000 की घुड़सवार सेना को लेकर बाबर की सेना से जा मिले थे। इस धोखाधड़ी से हैरान राणा को अपनी योजना बदलनी पड़ी और इसी हेरफेर में एक तीर या एक गोली आकर राणा को लगी और वो बेहोश होकर गिर गए। बाबर की इस युद्ध में जीत हुई और कुछ दिनों बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात और को आपको बताता हूं। जीएन शर्मा यहां तक लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के दूत भेजने की बात इसी लड़ाई यानी कि खानवा की लड़ाई को जस्टिफाई करने के लिए लिखी हुई थी। वो ये दिखाना चाहता था कि जब पानीपत में लड़ाई हुई तो राणा सांगा समझौते के तहत उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए, इसी कारण वो अपने साथ हुए धोखे के चलते अटैक कर रहा था, अपने धोखे का बदला लेना चाहता था। वो तो ये भी लिखता है कि बाबरनामा में बाबर ने हमेशा सच कहा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मतलब उसने अपने बाबरनामा की किताब में अपने हिसाब से जानबूझकर गलत फैक्ट्स को सही बताकर लिखाए थे। उदाहरण के लिए उसने एक से ज्यादा बार सकारात्मक शब्दों में कहा कि इब्राहिम लोदी के पास लड़ाई में सिर्फ 12,000 सैनिक थे। हालांकि जो आधुनिक शोध है उससे पता चलता है कि पानीपत के मैदान में उसके पास बहुत बड़ी संख्या में सैनिक थे। इसके साथ जीएन शर्मा लिखते हैं कि किसी भी दूसरे समकालीन लेखक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, ने कबूल किया है कि सांगा द्वारा राजपूत भेजने का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए बाबर की बात को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। अब दोस्तों इन सारी बातों से सवाल उठता है कि क्या राणा सांगा को गद्दार कहा जा सकता है? जवाब आप कमेंट में बताइए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कहा जा सकता। यह मेरा अपना विचार है कि उन्हें गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाबर को भारत उन्होंने बुलाया हो या नहीं, लेकिन उस दौर में राजनीतिक गठबंधन होते थे, वे फैसले धार्मिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होते थे। उदाहरण ले लीजिए, हसन खान मेवाती जो मुसलमान थे और संग्राम सिंह जी की तरफ से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ते थे। बाद में उनकी शहादत भी हो जाती है और वो बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे। तो धार्मिक मुद्दे जो आजकल बनाए जाते हैं उस समय मौजूद नहीं थे। तब कोई भी राजा या व्यक्ति अपने राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए किसी के साथ लड़ता था, वो किसी हिंदू राज्य या मुस्लिम राज्य बनाने के लिए नहीं लड़ता था, क्योंकि राजा को अपने राज्य को सुरक्षित रखना होता था। उसे डर होता था कि कहीं उसके इलाके पर कब्जा ना हो जाए। सबके मुख्य मुद्दे उस समय के जो
मुख्य मुद्दे थे अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना होता था, और अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर किसी तरह से समझौते होते थे तो उसे आप गद्दारी नहीं कह सकते। इसलिए इतिहासकार भी इस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि किसने किसको बुलाया था और किसने नहीं, बल्कि उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा होता है कि आखिर दोनों के बीच में संबंध कैसे थे और उन संबंधों का उस दौर की राजनीति, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर उस गठबंधन ने किस तरह से राजनीति को आकार दिया। तो दोस्तों, मेरा विचार तो यही है कि राणा सांगा गद्दार नहीं थे। उस समय राजनीति अपने सिद्धांतों पर, एक धार्मिक बेस पर नहीं होती थी, जिस समय आज के समय में राजनीति धर्म पर हो गई है। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच राणा सांगा गद्दार थे या फिर वो एक सूरवीर योद्धा थे जो मध्यकाल में अपने राज्य को बचाने और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि मध्यकाल की पहचान भी रहा है। अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो दूसरों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूसरों तक राणा सांगा के बारे में अपनी राय और दूसरों से भी राय लेते रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन लास्ट में यही कहूंगा कि उस समय की राजनीति अलग थी और आज की राजनीति अलग है। उस समय धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती थी, लेकिन आज धर्म के नाम पर है। उस समय जो भी राजा लड़े थे वो अपनी रक्षाओं के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़े थे, ना तो वो किसी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़े थे, ना तो वो किसी भारत को बनाने के लिए लड़े थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़े थे। तो ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए राजा लड़ते हैं, ये गलत बात है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।